मैंने 6 महीने तक दूध लगवाया, पर सिर्फ 5 बार ही पी पाया। बाकी का सारा दूध पड़ोस वाली आंटी के पेट में चला गया। फिर मैंने एक कैमरा लगा लिया। वो मास्क पहनकर चोरी करने आती थी, तो मैं दूध लेने के लिए जल्दी उठने लगा, पर वो मुझसे भी जल्दी उठ जाती थी। आखिरकार मुझे अपना आखिरी पैतरा आजमाना पड़ा, कैश ऑन डिलीवरी। मुझे लगा अब सब टेंशन खत्म। 7 दिन बाद सोसाइटी के मैनेजर मेरे दरवाजे पर एकदम गंभीर चेहरा लिए खड़े थे। उन्होंने मुझे एक पर्ची पकड़ाई जिस पर 4 शब्द लिखे थे, जिसे देखकर मैं तो सुनने ही रह गया। मुझे इस सोसाइटी में आए 6 महीने हो चुके थे। सुबह थोड़ी देर ज्यादा सोने के लिए मैंने ताजे दूध की डिलीवरी लगवाई थी। दूध वाला रोज सुबह 6 बजे से पहले दरवाजे पर लगे बॉक्स में दूध रख जाता था। मेरी आदत 7:30 बजे उठने की है। उठने के बाद फ्रेश होकर मैंने दूध का बॉक्स खोला तो वो खाली था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद दूध वाला भूल गया होगा। मैंने कॉल करके पूछा तो उसने पूरे यकीन के साथ कहा कि उसने दूध रखा था। वो बोला कि वो इस सोसाइटी में 3 साल से दूध दे रहा है और उससे कभी कोई गलती नहीं हुई। मुझे लगा शायद पड़ोस के किसी शरारती बच्चे ने उठा लिया होगा। अगले दिन भी दूध का बॉक्स खाली था और तीसरे दिन भी वो खाली ही मिला। अब मेरा दिमाग खराब होने लगा था। लगातार 3 दिन से ऐसा हो रहा था। ये कोई आम बात नहीं थी। मैंने दूध वाले से कहा, कल दूध रखने के बाद मुझे मैसेज कर देना। उसने कहा, ठीक है। चौथे दिन सुबह सुबह फोन की वाइब्रेशन से मेरी नींद खुली। सुबह के 6 भी नहीं बजे थे। दूध वाले का मैसेज आ गया था कि दूध रख दिया है। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोला तो देखा बॉक्स खाली है। बाहर वाली सेंसर लाइट अभी भी जल रही थी और हवा में थोड़ी ठंडक भी बाकी थी। इसका मतलब है कि मेरे मैसेज देखने और दरवाजा खोलने के उन कुछ ही सेकंड्स के अंदर कोई दूध ले गया। भला कोई इतना खाली कैसे हो सकता है, वो भी रोज रोज। मैंने एक कैमरा लगाने का फैसला किया। तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोली और ऑर्डर कर दिया। अगले ही दिन कैमरा आ भी गया। मैंने उसे दरवाजे के ऊपर एक कोने में लगा दिया। जगह एकदम छुपी हुई थी जहां से मेरे दरवाजे के बाहर का और सामने वाला पूरा हिस्सा साफ दिख रहा था। मैंने उसे अपने फोन के ऐप से कनेक्ट किया और मोशन डिटेक्शन अलार्म सेट कर दिया। ये सब करने के बाद मुझे काफी तसल्ली मिली। मैं बस ये देखना चाहता था कि आखिर वो कौन सी महान आत्मा है जिसे मेरे घर की एक बोतल दूध से इतना ज्यादा लगाव है। 5वें दिन सुबह ठीक 5:50 पर मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। वो मोशन डिटेक्शन का नोटिफिकेशन था। मैंने तुरंत ऐप खोला और लाइव रिकॉर्डिंग देखने लगा। स्क्रीन पर एक परछाई नजर आई। वो कोई जानी पहचानी लग रही थी। वो मेरे पड़ोस में रहने वाली वांग आंटी थी। वो रिटायर हो चुकी हैं और वैसे तो बड़ी मिलनसार हैं। जब मैं यहाँ नया नया आया था तो उन्होंने मुझे एक प्लेट मोमोज भी लाकर दिए थे। मुझे एक अकेला जवान लड़का देखकर वो अक्सर मेरा हालचाल पूछती रहती थी। कहती थी, ली, तुम काम में बहुत बिजी रहते हो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। ली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो ऐसा करेगी। वीडियो में उन्होंने नाइट सूट पहना हुआ था। उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक बड़ा सा नीला मास्क लगा रखा था जिससे उनका आधा चेहरा ढका हुआ था। वो मेरे दरवाजे के पास आए। उसने बड़ी चालाकी से मेरे दूध का बक्सा खोला और इधर उधर देखा, फिर अंदर से दूध निकाला और तुरंत मुड़कर अपने घर के अंदर चली गई। इस पूरे काम में 10 सेकंड से भी कम समय लगा। मैं अपने फोन की स्क्रीन घूरता रह गया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। सच में ये वही थी। मैंने वीडियो थोड़ा पीछे किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कैमरे की जगह पहले से पता हो। वो जानबूझकर कैमरे की तरफ देखने से बच रही थी और उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए मास्क भी पहन रखा था। उसे पता था कि ये चोरी है। मेरे अंदर गुस्से की एक तेज आग भड़क उठी। मैं आपको एक अच्छी और मददगार आंटी मानता था और आपने मुझे बेवकूफ समझ लिया। एक दूध की बोतल की कोई खास कीमत नहीं होती, लेकिन ये धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने वीडियो सेव कर लिया। अब मेरे पास पक्का सबूत था, लेकिन सीधे जाकर उससे भिड़ जाने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। आखिर वो पड़ोसन है यार। अगर मैंने तमाशा किया तो रोज आते जाते आमना सामना होने पर कितनी अजीब स्थिति हो जाएगी। और फिर उनकी उम्र भी काफी है। अगर मेरी बातों से उन्हें सदमा लग गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया तो क्या होगा? मैंने तय किया कि मैं उसे एक और मौका दूंगा। मैंने सोचा कि मैं उससे भी पहले उठूंगा। अगले दिन मैंने 5:30 बजे का अलार्म लगा दिया। अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था कि मेरी नींद खुल गई।
मैंने बत्ती नहीं जलाई और दबे पांव धीरे से दरवाजे के पास गया। दरवाजे के छेद से बाहर झांका। सीढ़ियों वाले रास्ते में एकदम गुप्पा अंधेरा था। बस दूर आपातकालीन निकास की हरी बत्ती टिमटिमा रही थी। मैं शांति से इंतजार करता रहा। 5:45 बज चुके थे। तभी मुझे दूध वाले के कदमों की जानी पहचानी आवाज और कांच की बोतलों के टकराने की धीमी आवाज सुनाई दी। सन्नाटे में ये आवाज एकदम साफ थी। दूध वाला मेरे दरवाजे पर आकर रुक गया। उसने दूध का बक्सा खोला और उसमें दूध रख दिया। बक्सा बंद करके वो अगले घर की तरफ बढ़ गया। मैंने उसके कदमों की आवाज दूर जाने तक का इंतजार किया और मन ही मन 10 तक गिनती गिनी। फिर मैंने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दूध का बक्सा भी खाली था। मैं वहीं का वहीं सुन्न खड़ा रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो लगातार दरवाजे के छेद से नजर रखे हुए था। मुझे कोई भी आता हुआ नहीं दिखा। मैंने तुरंत पलटकर अपने फोन में कैमरा ऐप खोला। कैमरा ऐप में कोई मोशन डिटेक्शन का अलर्ट भी नहीं आया था। मैंने बार बार ऐप की सेटिंग चेक की। सब कुछ ठीक था। 003216। मैंने उसी समय की रिकॉर्डिंग निकाली। 003216। स्क्रीन एकदम काली थी। 003218। वहाँ कुछ भी नहीं था। अब मुझे समझ आया, उसे मेरे कैमरे के हर एंगल की अच्छी से जानकारी थी। वो सीढ़ियों के दूसरी तरफ से आई होगी और कैमरे की नजरों से बचने के लिए नीचे छिपकर बैठी होगी। फिर उसने बिना कोई आवाज किए दूध निकाल लिया। मुझे तो अब ये भी शक हो रहा है कि कहीं वो सीढ़ियों के कोने में दुबक कर बैठी इंतजार ही तो नहीं कर रही थी। जैसे ही दूध वाला गया, उसने तुरंत अपना काम कर दिया। इसीलिए मेरे दरवाजा खोलने से पहले ही ये सब हो चुका था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ छोटी मोटी लालच की बात नहीं थी, ये तो एक तरह का पागलपन था। इस एक दूध की बोतल के लिए उसने क्या क्या दिमाग नहीं लगाया। एकदम सटीक समय, एकदम सही रास्ता, यहाँ तक कि उसे मेरे उठने बैठने का रूटीन भी रट गया था। मैं रोज ओवरटाइम करने वाला एक नौजवान भला एक रिटायर हो चुकी आंटी से कैसे जीत सकता हूँ, जिसका पूरा ध्यान ही इसी खुराफात में लगा हो। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो लिफ्ट में वही आंटी मिल गई। अरे बेटा, आ गए तुम? उसने हंसते हुए मुझसे बड़े प्यार से बात की। उनके चेहरे पर वही भोलापन था और हाथ में सब्जियों से भरी एक टोकरी लटक रही थी। वांग आंटी, सब्जी लेने जा रही हैं? मैंने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। हाँ बेटा, आज रात तुम्हारे अंकल झांक के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में बड़ों वाला प्यार झलक रहा था। मैं उसके उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि इसे उस सुबह सुबह मास्क पहने चोरी छुपे घूमने वाले साय से कैसे जोड़ूं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने तय किया कि अब मैं उससे दिमागी लड़ाई लड़ना छोड़ दूंगा। सीधे सीधे मुंह पर बेइज्जती करना मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा था। अगर वो जमीन पर गिरकर रोने धोने लगी और तमाशा खड़ा कर दिया तो मैं किसी को कुछ समझा नहीं पाऊंगा। पुलिस को बुलाऊं सिर्फ एक बोतल दूध के लिए? पुलिस भी आकर बस मामला रफा दफा ही करेगी। मैंने बहुत सोच विचार किया। मुझे ये साबित नहीं करना कि उसने मेरा दूध चुराया है। मुझे बस वो दूध पीना है जिसके लिए मैंने पैसे दिए हैं। अगर उसका निशाना दूध वाले डिब्बे में रखा दूध है तो मैं उस डिब्बे में दूध ही नहीं रहने दूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और दूध वाली कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर ढूंढा। मेरे पास एक और तरकीब थी और यही मेरा आखिरी रास्ता था। फोन लगा और मैंने कस्टमर केयर वाले से कहा, मुझे अपने दूध की डिलीवरी का तरीका बदलना है। नमस्ते सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि दूध वाला अब डिब्बे में दूध रखे। क्या डिब्बे में कोई परेशानी है सर? नहीं, मैं अब एडवांस पेमेंट नहीं करना चाहता। मैं इसे कैश ऑन डिलीवरी करना चाहता हूँ। कस्टमर केयर वाला थोड़ा हैरान हुआ। सर, हमारे ज्यादातर ग्राहक एडवांस पेमेंट ही करते हैं, महीने भर का या साल भर का एक साथ। इससे आपको थोड़ी छूट भी मिल जाती है। मुझे पता है, कोई बात नहीं। मुझे रोज पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इरादा पक्का था। मैं चाहता हूँ कि दूध वाला रोज सुबह जब भी आए वो सीधा मेरा दरवाजा खटखटाए। मैं उसी वक्त उसे पैसे देकर अपना दूध ले लूंगा। कस्टमर केयर वाला कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। सर, ऐसे में आपको हर दिन छुट्टे पैसे तैयार रखने होंगे और दूध वाले सुबह डिलीवरी में बहुत व्यस्त होते हैं, तो हो सकता है वो एक ही तय समय पर दरवाजा न खटखटा पाए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। एक अंदाजे वाला समय भी चलेगा। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच मैं घर पर ही इंतजार करूंगा। अपने हिस्से का दूध पीने के लिए मैं सुबह जल्दी उठने को भी तैयार हूँ। ठीक है सर,
मैंने आपके लिए ये नोट कर लिया है। कल से हम आपको कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा देना शुरू कर देंगे। रोज का रोज पेमेंट। धन्यवाद। मैंने फोन काट दिया और मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं मानता हूँ कि मैं हार गया। मैं एक शातिर और आदतन चोर से नहीं जीत सकता। मैं बस यही सबसे बेवकूफ़ी भरा पर सबसे असरदार तरीका अपना सकता था अपने दूध को बचाने के लिए। कैश ऑन डिलीवरी। अब वो दूध वाले के हाथ से तो दूध छीनने से रही और वो मेरे हिस्से के पैसे भी तो नहीं देगी ना। ये सोचकर मैं सच में कल सुबह होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कैसे वांग आंटी हमेशा की तरह चोरी छुपे मेरे दूध के डिब्बे के पास आएगी और जब वो खाली डिब्बा खोलेगी तो उसका चेहरा कैसा होगा। क्या वो निराश होगी या गुस्से से पागल हो जाएगी? क्या उसे लगेगा कि दूध वाला आज दूध देना भूल गया है? और फिर वो रोज उस खाली डिब्बे को खोलेगी जब तक कि उसे ये समझ नहीं आ जाता कि अब उसे मुफ्त का दूध नहीं मिलने वाला। ये एहसास उसे रंगे हाथों पकड़ने और बेइज्जत करने से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला था। उस रात मैं बहुत ही चैन की नींद सोया। अगले दिन सुबह मैं ठीक 6 बजे उठ गया। मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया था। मैं उठकर हॉल में गया, एक कप चाय बनाई और सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। 6:15 पर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खट खट खट। एक रिदम में मैं दरवाजे के पास गया और पीप होल से बाहर देखा। दूध वाला आ गया था। मैंने दरवाजा खोला। ये रहा आपका दूध। उसने मुझे ठंडे और ताजे दूध की एक बोतल पकड़ा दी। शुक्रिया। कितने पैसे हुए? मैंने पहले से निकाल कर रखे हुए छुट्टे पैसे निकाले। 7 रुपये। मैंने उसे पैसे दिए और दूध ले लिया। अब से रोज आपको यही जहमत उठानी पड़ेगी। कोई परेशानी नहीं, ये तो मेरा काम है। दूध वाला बड़ी सादगी से मुस्कुराया और पलट कर चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया और उससे टिक कर खड़ा हो गया। मेरे हाथ में दूध की बोतल थी, एकदम ठंडी। उस पर बाहर की ओस की बूंदें जमी थी। मैंने ढक्कन खोला और एक बड़ा सा घूंट भरा। आहा, ताजे दूध का वो गाढ़ा स्वाद पल भर में मेरे मुंह में घुल गया। बिल्कुल यही स्वाद। पता नहीं कितने अरसे से मैंने इसे नहीं चखा था। 6 महीने, 180 से भी ज्यादा दिन बीत गए और मुझे ये सिर्फ 5 बार पीने को मिला। ये छठी बार था और ये मौका मैंने अपनी समझदारी और सूझबूझ से हासिल किया था। मैं दूध पीते हुए खिड़की के पास गया। बाहर हल्की हल्की सुबह हो चुकी थी। नीचे कुछ बुजुर्ग सुबह की सैर कर रहे थे। सब कुछ कितना शांत लग रहा था। मैंने अपना फोन खोला। 22 41 222। मैंने अपना फोन खोला। 22 41 223। कैमरे की फुटेज देखी। 22 41 223। मेरे दरवाजा बंद करने के 1 मिनट के अंदर ही आंटी वांग की परछाई कैमरे में दिख गई। 22 41 223। वो हमेशा की तरह उसी हुलिये में थी, चेहरे पर मास्क और दबे पांव मेरे दूध वाले डिब्बे के पास आए। बड़े आराम से उसे खोला और फिर एकदम सुन्न रह गई। उनका हाथ काफी देर तक डिब्बे के अंदर कुछ टटोलता रहा, लेकिन वो खाली था। उन्होंने डिब्बा बंद किया और फिर से खोला, लेकिन वो फिर भी खाली था। वो सीधी खड़ी हो गई, एकदम हैरान परेशान सी वहीं खड़ी रही, जैसे सोच रही हूँ कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। वो सीढ़ियों तक भी देखने गई और फिर वापस लौट आए। आखिरकार वो चिढ़कर वहां से चली गई। मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आज के दिन मेरा मूड बहुत ही बढ़िया था। अगले कुछ दिनों तक रोज सुबह 6 बजे के करीब दूध वाला ठीक समय पर आकर मेरा दरवाजा खटखटाता। मैं एक हाथ से पैसे देता और दूसरे हाथ से दूध ले लेता। फिर बड़ी मेहनत से बचाए गए इस दूध को पीते हुए मैं अपने नए दिन की शुरुआत करता। रोज सुबह मेरी आदत सी बन गई थी कि मैं कैमरा चेक करता। आंटी वांग हमेशा दूध वाले के जाने के कुछ मिनट बाद ही वहां पहुंच जाती। वो बिना नागा किए रोज मेरा डिब्बा खोल कर देखती और फिर निराश होकर लौट जाती। मुझे तो एक पल के लिए उन पर तरस भी आने लगा था, लेकिन जब मुझे उनकी पुरानी हरकतें याद आती तो वो सारा तरस हवा हो जाता। मैंने उनकी चोरी नहीं पकड़ी, यही मेरी उन पर बहुत बड़ी मेहरबानी थी। मैंने तो बस अपनी वो चीज वापस ली थी जो हक से मेरी थी। हम आज भी लिफ्ट में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं दिखती। मुझे देखकर बस किसी तरह सिर हिला देती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिढ़ और शक रहता है। मुझे पक्का यकीन है वो यही सोच रही होंगी कि आखिर मैंने कौन सा जुगाड़ लगा लिया। मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मुझे कुछ नहीं पता और हमेशा की तरह उसे नमस्ते कहा। नमस्ते वांग आंटी, उसने बिना किसी भाव के बस हम कह दिया।
लिफ्ट में एकदम सन्नाटा था। मुझे ये शांति बहुत अच्छी लग रही थी। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरी दुनिया में अब सुकून था। ये शांति भरे दिन 1 हफ्ते तक चले। मुझे लगा कि यह बात अब यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे लगा कि दूध को लेकर मेरे और उसके बीच चल रही यह जंग मेरी समझदारी भरी तरकीब से खत्म हो गई है। मैं बहुत नासमझ था। मैंने एक ढोंगी इंसान की गिरी हुई हरकतों का अंदाजा ही नहीं लगाया था। 7वें दिन की दोपहर को मैं घर पर ओवरटाइम काम कर रहा था और एक प्रोजेक्ट बना रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। मुझे लगा कि मेरा खाना आ गया है। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठा। बाहर प्रॉपर्टी मैनेजर खड़े थे। उनका नाम मिस्टर लियू था। 40 के आसपास की उम्र के एक अधेड़ आदमी। मेरी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने 2 लोग भी खड़े थे। क्या बात है लियू मैनेजर? मैं थोड़ा हैरान था। लियू मैनेजर का चेहरा बहुत गंभीर था, कुछ ज्यादा ही सख्त। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे। उनकी वो नजर ऐसी थी जैसे किसी मुजरिम को देख रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तुम ली हो ना? आखिरकार उन्होंने मुंह खोला। उनका अंदाज बहुत ही औपचारिक था। हाँ, मुझे तुमसे एक मामले के बारे में पूछताछ करनी है। ये कहते हुए उन्होंने अपने पीछे खड़े गार्ड के हाथ से एक फोल्डर लिया। उसमें से एक A4 कागज निकाला और मेरे सामने बढ़ा दिया। पहले तुम इसे देखो। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई जज मेरा फैसला सुना रहा हो। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। मैंने वो कागज लिया। वो एक प्रिंटेड कागज था। उस पर कुछ मोटी और काली लाइनें छपी थीं। सबसे ऊपर हेडिंग लिखी थी, पड़ोसी ली से मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे की मांग के संबंध में। पड़ोसी ली यानी मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। शिकायत करने वाली वांग यानी पड़ोस वाली वांग आंटी। मेरे तो होश ही उड़ गए। मानसिक उत्पीड़न का मुआवजा? वो किस बात का मुआवजा मांग रही है? मैंने आगे शिकायत की वजह पढ़नी शुरू की। जैसे ही मेरी नजर आखिरी हिस्से पर पड़ी, जहां हाथ से गहरे अक्षरों में कुछ शब्द लिखे थे, उन्हें पढ़कर लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। मैं पूरी तरह सन रह गया, जैसे मुझ पर बिजली गिर पड़ी हो। मैं वही पत्थर की तरह जम गया। वहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, मेरे हक का खाना छीना। वो कागज पकड़े हुए मेरे हाथ कांपने लगे थे। यह मेरी जिंदगी का सबसे वाहियात और बेतुका इल्जाम था। मैंने पूरी शिकायत को ध्यान से पढ़ा। उसमें सब कुछ ऐसे लिखा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी बेचारी हो। वांग आंटी ने अपनी अर्जी में लिखा था कि वो एक बेसहारा और अकेली रिटायर्ड बुजुर्ग औरत हैं। 6 महीने पहले उन्होंने देखा कि पड़ोसी के दूध वाले डिब्बे में रोजाना दूध की एक बोतल आती है। उन्हें लगा कि यह हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से जरूरतमंदों के लिए कोई खास मदद है, या शायद आजकल के बच्चों ने ज्यादा दूध मंगा लिया है और वो इसे बांट रहे हैं। और खाना बर्बाद न करने के नेक विचार के साथ वो रोजाना उस दूध को पीकर खत्म करने में मदद करती थी। उन्होंने लिखा था कि पिछले 6 महीनों से वो दूध की बोतल ही उनके पोषण का इकलौता जरिया बन चुकी थी, जो उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन ठीक 1 हफ्ते पहले इस नौजवान ने, यानी कि मैंने, बड़ी बेरहमी और बुरी नीयत से इस मदद को रोक दिया, जिसकी वजह से पूरे 1 हफ्ते तक उन्हें जरूरी प्रोटीन नहीं मिल पाया। उनकी भूख मर गई, रातों की नींद उड़ गई, और तो और इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी भी बढ़ गई। इससे उसे बहुत गहरा मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचा है। इसलिए वो जोर देकर कह रही है कि मैं तुरंत दूध की सप्लाई फिर से शुरू करूं। इसे पढ़कर मारे गुस्से के मेरी बोलती ही बंद हो गई। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई शिकायत पत्र पढ़ रहा हूँ। प्यार भरा दूध, मानसिक सहारा, ये क्या मजाक है? मेरा ही खाना छीनकर कोई इंसान इतना नीच और बेशर्म कैसे हो सकता है? चोरी को इतने शान से और हक जताकर बता रही है जैसे कोई बहुत नेक काम किया हो। मैनेजर लियू, ये क्या है? मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो एहसास हुआ कि गुस्से से मेरी आवाज ही बैठ गई है। क्या आपने पूरा पढ़ लिया? ये तो हद ही हो गई। वो मेरा दूध चुराती है और उल्टे मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। श्याओली, तुम पहले शांत हो जाओ। आंटी वांग का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि वो दूध तुमने मंगवाया है। उन्हें लगा कि वो सोसाइटी की तरफ से मुफ्त मिल रहा है। उन्हें नहीं पता था। मुंह पर मास्क लगाकर कैमरों से छुपकर चोरी कर रही थी और उन्हें नहीं पता था। कैमरा? हाँ, CCTV कैमरे में सब रिकॉर्ड है। मेरे पास पक्के सबूत हैं। मैं रोज की रिकॉर्डिंग सेव करके रखता हूँ। मैं वीडियो निकालने ही वाला था
कि तभी मैनेजर लियू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। श्याओली, इस बात की अभी कोई जल्दी नहीं है। जल्दी कैसे नहीं है? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। देखो, हम आज यहाँ ये तय करने नहीं आए हैं कि कौन सही है और कौन गलत। हम यहाँ सुलह कराने आए हैं। आंटी वांग बुजुर्ग हैं और अभी बहुत ज्यादा भड़की हुई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने दूध देना शुरू नहीं किया तो वो तुम्हारे ऑफिस आकर हंगामा करेगी या फिर बिल्डिंग से नीचे कूद जाएंगी। ये सुनकर मैं अंदर तक सिहर गया। धमकी? ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। अरे पड़ोसी हैं, बात का इतना बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा करो ना, आंटी वांग को हम लोग समझा बुझा देंगे। तुम भी थोड़ा नर्म पड़ जाओ। आखिरकार वो तुमसे बड़ी हैं। मैं नर्म पड़ जाऊं? क्या मतलब? मैं उन्हें पैसे दूं या उन्हें रोज अपना दूध चुराने दूं? अरे तुम इसे एक नेकी का काम समझ लो ना। रोज एक दूध की बोतल ज्यादा मंगवाकर आंटी वांग को दे दिया करो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? यही सोच लेना कि किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हो। एक बोतल दूध 7 रुपये का ही तो आता है। महीने के बस 200 रुपये ही तो बनेंगे। कुछ पैसे खर्च करके अपनी शांति खरीद लो, है ना सही बात? मैंने मैनेजर लियू के उस सुलह कराने वाले चेहरे को घूर कर देखा। मुझे अचानक समझ में आ गया कि वो यहाँ इंसाफ करने नहीं आया है। वो यहाँ सिर्फ मामला रफा दफा करने आया है। आंटी वांग एक सिरदर्द हैं, एक बहुत बड़ी मुसीबत हैं, और मैं तो एक समझदार सीधा साधा नौजवान हूँ जो आसानी से मान जाएगा। इसलिए उसने मेरा ही नुकसान करवाने का फैसला किया ताकि बिना किसी झंझट के ये बखेड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि उसके लिए यही सबसे आसान रास्ता था। मेरे अंदर बेबसी और गुस्से का एक भयंकर सैलाब सा उठने लगा। इस दुनिया में वो नहीं जीतता जो सही होता है, बल्कि वो जीतता है जो किसी भी हद तक गिर सकता है। जो सबसे बड़ा बेशर्म होता है, जीत उसी की होती है। मैंने एक लंबी सांस ली और जबरदस्ती खुद को शांत किया। मैंने मैनेजर लियू की आंखों में आंखें डाली और एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, तो आपको सुलह करानी है ना? ठीक है, समय और जगह बताइए। मैनेजर लियू को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। कल सुबह 10 बजे सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में आ जाना। उस समय कम्युनिटी मीडिएटर भी वहां मौजूद रहेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगा। मैनेजर लियू संतुष्ट होकर चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया और ठंडे दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे खिसक कर जमीन पर बैठ गया। मैंने अपने हाथ में पकड़े उसे वो कागज को देखा। मेरा खाना पीना बंद, ये शब्द किसी जहरीले सांप की तरह मेरे दिमाग में डस रहे थे। मैं हंस पड़ा। हंसते हंसते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तो तुम खेलना चाहती हो, है ना? ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आखिर तक खेलूंगा। मैंने तैयारी करने में पूरी रात लगा दी। ये सिर्फ दूध की लड़ाई नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान और उसूलों की लड़ाई है, और मैं इसे हार नहीं सकता। सबसे पहले मैंने पिछले 6 महीनों के दूध के सभी ऑर्डर रिकॉर्ड और पेमेंट की रसीदें इकट्ठा की, जैसे 125, 155, जनवरी 2025, 1 नवंबर 2025 रात के 21:30 और 123। उन सबको प्रिंट करके एक फाइल बना ली। पूरे 180 से ज्यादा दिनों का रिकॉर्ड, एक भी दिन नहीं छूटा। ये मेरा पक्का सबूत था। फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे से आंटी वांग के दूध चुराने वाले सारे वीडियो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिए। शुरुआत में जब वो बिना मास्क के आती थी, टाइम स्टैम्प 000000 से लेकर बाद में जब वो मास्क पहनने लगी 0000, और फिर कैमरे से छिपकर निकलने तक 000001 मिनट 19 सेकंड। मैंने एक एक क्लिप को एडिट किया, 1 मिनट 20 सेकंड और 06 तारीख और समय के हिसाब से सबको सही क्रम में लगाया और पूरे 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बना दी। मैंने जानबूझकर इस वीडियो का एक नाम भी रखा, एक आदतन चोर का आत्मविकास। मैंने एक USB पेन ड्राइव भी तैयार की और सारे वीडियो उसमें कॉपी कर दिए। इसके बाद मैंने दूध कंपनी के कस्टमर केयर को फोन किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे कल अपने किसी कर्मचारी को मेरे साथ कम्युनिटी सेंटर भेज सकते हैं, ताकि वो साबित कर सके कि मैंने अपना दूध का ऑर्डर और पेमेंट का तरीका बदल दिया था। शुरुआत में कस्टमर केयर ने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उन्हें इशारा दिया कि उनकी सर्विस में कमी की वजह से, जैसे कि अपने ग्राहक के सामान की सुरक्षा न कर पाना, अगर ये बात मीडिया में चली गई तो उनकी कंपनी का नाम कितना खराब हो सकता है, तो वो मान गए। उन्होंने तय किया कि वो उसी दूध वाले को भेजेंगे
जो अपना आईडी कार्ड लेकर मेरी गवाही देने आएगा। और आखिर में मैंने इंटरनेट पर मुकदमों और पड़ोसियों के झगड़ों से जुड़े बहुत सारे केस पढ़े, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल देखे। मैंने सीखा कि बातचीत के दौरान शांत कैसे रहना है, कैसे सबूतों के साथ अपनी बात रखनी है और कैसे सामने वाले के ड्रामे में नहीं फंसना है। यहाँ तक कि मैंने कल होने वाली मीटिंग की अपने दिमाग में पूरी रिहर्सल कर ली थी। मैंने आंटी वांग के हर मुमकिन नाटक के बारे में सोच लिया था। उनका रोना धोना, बीमार होने का नाटक करना, चिल्लाना और उल्टा मुझे ही दोष देना, ऐसे हर आम सवाल के लिए मैंने हर बात का जवाब तैयार कर लिया था। मुझे उसे ये समझाना था कि जवान होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी हमें दबा देगा, और शराफ्त से बात करने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। ये सब करते करते सुबह हो गई। मैं पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन अंदर से मैं बहुत जोश में था। मैंने नहाया और साफ सुथरे कपड़े पहने। आईने के सामने खड़े होकर मैंने अपनी लाल लेकिन चमकती हुई आंखों को देखा। मैंने खुद से कहा, डरना मत, तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। सच्चाई और इंसाफ तुम्हारे साथ खड़े हैं। सुबह के 9:50 हो रहे थे। मैं अपनी फाइल लेकर कम्युनिटी सेंटर के कमरे में पहुंचा। वहां पहले से ही काफी लोग बैठे हुए थे। बिल्कुल बीच में एक लंबी सी मेज थी। एक तरफ आंटी वांग और उनकी बेटी बैठी थी और दूसरी तरफ मीडिएटर और मैनेजर लियू बैठे थे। साथ ही कुछ पड़ोसी भी तमाशा देखने आए हुए थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। सब मेरी ही तरफ देख रहे थे। तमाशा देख रहे कुछ पड़ोसियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, ये लड़का कुछ ज्यादा ही कर रहा है। एक बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक दूध की बोतल की कीमत ही क्या है? मुझे उन लोगों की ताने भरी नजरें अपने शरीर पर चुभती हुई महसूस हो रही थी। मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस चुपचाप आंटी वांग की बेटी का नाटक देखता रहा। जब उसकी बात खत्म हुई, तब जाकर समझौता कराने वाले अधिकारी ने मेरी तरफ देखा। ली, आंटी वांग के परिवार के इस दावे पर तुम्हें क्या कहना है? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, आंटी वांग ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। वो सिसक सिसक कर रोने का नाटक करने लगी। हाय मेरी फूटी किस्मत, मैं एक बेसहारा बुढ़िया। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। बस 2 घूंट दूध ही तो पीना चाहती थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे लगा कि सरकार की तरफ से मुफ्त में मिल रहा है। अगर मुझे पता होता कि ये इस बाबू का है, तो मैं इसे कभी हाथ भी नहीं लगाती। वो रोते रोते अपनी उंगलियों के बीच से छुप छुप कर मेरे चेहरे के भाव देख रही थी। क्या ऑस्कर जीतने वाली एक्टिंग थी? मैं मन ही मन हंसा। आंटी वांग, आप पहले रोना बंद कीजिए। हम एक एक करके सारी बातें साफ करते हैं। मैंने अपनी फाइल खोली और उसमें से दूध के बिलों का वो मोटा सा बंडल बाहर निकाला। सबसे पहले तो मैं ये बात साफ कर दूं कि जिसे आप दान का दूध या सरकारी स्कीम बता रही हैं, वो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से हर महीने पैसे देकर खरीदा है। मैंने प्रिंट किए हुए बिलों को खिसका कर मेज के बीच में रख दिया। ये पिछले 6 महीने से लेकर अब तक के सारे बिल और पेमेंट की रसीदें हैं। इन पर मेरा नाम, मेरा फोन नंबर और मेरे फ्लैट का नंबर साफ साफ लिखा है। कुल मिलाकर 183 दिन और कुल बिल है 1281 युआन का, जिसका एक एक पैसा मैंने अपनी जेब से भरा है। समझौता कराने वाले अधिकारी और मैनेजर लियू दोनों ने आगे बढ़कर उन कागजों को देखा। आंटी वांग की बेटी ने भी झांक कर देखा और उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। और दूसरी बात, मैंने अपनी बात जारी रखी। आप कह रही हैं कि आपको लगा ये मुफ्त का दूध है। आपको नहीं पता था कि ये दूध मेरा है? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता। मैंने आंटी वांग की आंखों में देखते हुए कहा, आप हर बार सुबह सुबह दूध उठाती थी, सुबह 5:50 से लेकर 6 बजे के बीच। इस वक्त ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं और आप मुंह पर मास्क लगाकर आती थी। इतना ही नहीं, आप जानबूझकर मेरे दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से छुपकर निकलती थी। अगर आप सच में कोई सरकारी मदद ले रही थी, तो आपको चोरों की तरह छुपने की क्या जरूरत थी? तू झूठा इल्जाम लगा रहा है। मेरी माँ सुबह कसरत करने के लिए उठती है और मास्क सर्दी जुकाम से बचने के लिए पहनती है। कौन सा कैमरा? हमें किसी कैमरे के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। मैं मुस्कुराया। कितने इत्तेफाक की बात है ना। मैं आज अपने साथ कसरत करने के वो सारे वीडियोस लेकर आया हूँ। क्या आप सब मेरे साथ बैठकर वो नज़ारा देखना चाहेंगे? मेरे इतना कहते ही कमरे का दरवाजा किसी ने धक्का देकर खोला। दूध पहुंचाने वाला लड़का हांफते हुए अंदर भागा आया। माफ कीजिएगा, रास्ते में जाम लगा था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी थी।
और उसके गले में उसका ID कार्ड भी लटक रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मेरी बैकअप टीम आ चुकी थी। मैंने अपने सामने खड़ी उन माँ बेटी को देखा जिनके चेहरों का रंग अब उड़ना शुरू हो गया था। ये दूध कंपनी के डिलीवरी वाले भैया हैं। मैंने पहले से पैसे देने के बजाय कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन क्यों चुना? इसका सबसे अच्छा जवाब यही दे सकते हैं। भैया, जरा इन सबको बताइए कि मैंने पेमेंट का तरीका क्यों बदला था। दूध वाले लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और अपना गला साफ करते हुए बोला। मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि इस मिस्टर ली ने मुझे बताया था कि 6 महीने से उनका ऑर्डर किया हुआ दूध लगभग रोज चोरी हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि अब वो खुद आकर मेरे हाथों में दूध देंगे और मैं उन्हें सामने से पैसे दूंगा। इस एक ही बात ने उस मुफ्त वाले दूध के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। आसपास खड़े पड़ोसियों की फुसफुसाहट अब बदल गई थी। अच्छा, तो ये दूध चुराती थी। मैं तो पहले ही कह रहा था, आजकल इतना फ्री में कौन बांटता है। आंटी वांग का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहा था। उनकी बेटी के होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। चोरी? किसने की चोरी? मैंने कोई चोरी वही नहीं की। मैंने तो बस दूध के डिब्बे में देखा और निकाल लिया। ऐसे ही रखा रहता, कोई पीता नहीं तो खराब ही होता ना। वो अब बेशर्मी पर उतर आई थी। अरे, मेरी उम्र हो गई है, मेरी याददाश्त कमजोर है। मुझे लगा कि ये दूध मैंने ही मंगवाया था और मैं भूल गई थी। वाह, क्या बहाना ढूंढा था। इस बात पर तो उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। आपकी याददाश्त कमजोर है? मैं अपनी जगह से उठा और कम्युनिटी हॉल के कोने में रखे टीवी के पास गया। कोई बात नहीं, मैं आपकी याददाश्त ताज़ा कर देता हूँ। मैंने एक पेन ड्राइव निकाली और उसे टीवी के USB पोर्ट में लगा दिया। मैनेजर लियू, जरा रिमोट मुझे देना। मैनेजर लियू ने हक्के बक्के होकर रिमोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने टीवी चालू किया, उसे पेन ड्राइव मोड पर किया और स्क्रीन पर एक फोल्डर खुल गया। मैंने रिमोट से उस वीडियो फाइल को प्ले किया जिसका नाम था एक शातिर चोर के कारनामे। सब लोग ध्यान से देखिए और वीडियो चलने लगा। पहली क्लिप 6 महीने पुरानी थी। वीडियो एकदम साफ था। आंटी वांग बिना मास्क के दबे पांव मेरे घर के दरवाजे तक आई, दूध निकाला और चुपचाप वहां से खिसक ली। दूसरी क्लिप कुछ दिनों बाद की, 2 फरवरी सुबह 4:17 और 14 सेकंड। अब उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया था। 2 फरवरी 4:17 और 14 सेकंड। तीसरी क्लिप कुछ महीनों बाद मैंने एक नया कैमरा लगा लिया। अब वो सीढ़ियों के दूसरी तरफ से बिल्कुल चोरों की तरह घुटनों के बल रेंगते हुए आने लगी थी। उन्होंने कैमरे के मेन फोकस से खुद को बड़ी चालाकी से बचा लिया था, बस उनकी पीठ ही रिकॉर्ड हो पाई थी। एक के बाद एक कई क्लिप्स चली। हर वीडियो के नीचे तारीख और समय बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था। पूरे कम्युनिटी हॉल में सन्नाटा छा गया, बस वीडियो की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। सब लोग बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूर रहे थे। तमाशा देख रहे पड़ोसियों के मुंह तो ऐसे खुले रह गए थे जैसे उनमें कोई पूरा अंडा घुसा दे। मध्यस्थ का गंभीर चेहरा अब सदमे में बदल चुका था और मैनेजर लियू के माथे से पसीना टपकने लगा था। आंटी वांग और उनकी बेटी के चेहरे कागज की तरह सफेद पड़ गए थे। आंटी वांग का शरीर अब कांपने लगा था। उनकी बेटी ने झट से उन्हें सहारा दिया और चिल्लाई, बस बहुत हो गया, इसे अभी बंद करो। मैंने पॉज बटन दबा दिया। स्क्रीन पर आंटी वांग का एकदम क्लोज अप शॉट रुक गया था जिसमें वो मास्क पहने हुए चोरों जैसी नजरों से कैमरे की तरफ घूर रही थी। अब मुझे कोई बताएगा, क्या ये उस इंसान की हरकतें हैं जिसे लग रहा था कि ये कोई मुफ्त का दूध है? क्या एक कमजोर याददाश्त वाले बुजुर्ग को ऐसा ही करना चाहिए? इसे चोरी कहते हैं, ये डकैती है, ये एक जुर्म है। मेरा घर कोई अनाथालय नहीं है और न ही कोई कूड़ेदान है। मैंने अपने पैसों से जो चीज खरीदी है उसे किसी और को मुफ्त में बांटने का मेरा कोई ठेका नहीं है। मैंने अपना दूध सीधा हाथों हाथ लेना शुरू किया, बस इसलिए ताकि मुझे वो चीज मिल सके जो हक से मेरी है। क्या मैंने कुछ गलत किया? और सिर्फ इसलिए कि अब एक चोर को चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा तो उसे मानसिक सदमा लग गया? ये कैसी बकवास है? ये तो लुटेरों वाली सोच हुई ना। आज आप लोग इसी बात का समझौता करने बैठे थे ना? तो ठीक है, मुझे भी समझौता करना है। मैंने मेज पर रखा वो A4 कागज उठाया और वांग आंटी के सामने जाकर बोला, हर जाना चाहिए ना? ठीक है, पहले मेरे पिछले 6 महीने की 183 दूध की बोतलों के 1281 रुपए मुझे वापस करो, और हाँ, मेरे मानसिक तनाव का हर्जाना भी।
रोज सुबह उठकर मैं बस यही सोचती थी कि उस चोर से कैसे निपटूं, न कि अपने दिन के काम की शुरुआत कैसे करूं। दूध न मिलने की वजह से मुझे ऑफिस जाने में जो लेट हुआ और मेरी जो सैलरी कटी उसकी भरपाई कौन करेगा। और सबसे जरूरी बात, सरेआम माफी। मैंने वो कागज जोर से मेज पर पटका। तुम्हें सोसाइटी के ग्रुप में और नोटिस बोर्ड पर सरेआम मुझसे माफी मांगनी होगी, अपनी चोरी की हरकत कबूल करनी होगी और मेरी इज्जत वापस लौटानी होगी। मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वांग आंटी मुझे घूर रही थी, उनके होंठ नीले पड़ गए थे, शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अचानक उनकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और वो सीधे पीछे की तरफ धड़ाम से गिर पड़ी। माँ, आपको क्या हुआ? उनकी बेटी ने उन्हें पकड़ते हुए चीखा। वहाँ एकदम से अफरा तफरी मच गई। जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैनेजर लियू घबरा गए थे। उन्होंने अपना फोन निकाला और 120 डायल करने लगे। समझौते कराने वाले दोनों लोग भी हड़बड़ाते हुए वहाँ पहुँच गए। इनकी नाक के नीचे दबाओ, जल्दी नाक के नीचे दबाओ। आसपास खड़े कुछ पड़ोसी चिल्लाने लगे तो कुछ पीछे हट रहे थे, इस डर से कि कहीं वो इस पचड़े में न फंस जाएं। वांग आंटी की बेटी उन्हें पकड़े हुए रो रही थी और मुझ पर चिल्ला रही थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं बस शांति से अपनी जगह खड़ी रही और ये सारा तमाशा देखती रही। बीमारी का नाटक, ये उन ड्रामों में से एक था जिसके बारे में मैंने पहले ही सोच रखा था। मैं ऐसे लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। जब इनकी कोई बात नहीं मानी जाती और इनके खिलाफ पक्के सबूत होते हैं तो इनका आखिरी हथियार होता है अपना शरीर, बेचारा बनकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। मुझे जरा सी भी घबराहट नहीं हो रही थी। मैं बस चुपचाप देखती रही। अगर उन्हें सच में कुछ हुआ होगा तो एम्बुलेंस आ ही जाएगी, और अगर वो नाटक कर रही हैं तो ये नाटक हमेशा तो चलने से रहा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। 2 मेडिकल स्टाफ स्ट्रेचर लेकर अंदर भागे। उन्होंने थोड़ा चेक किया और पूछा, इनके घर वाले कौन हैं? मैं हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। मरीज को हाई बीपी और दिल की बीमारी की शिकायत रही है। अभी अचानक इमोशनल होने की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी इन्हें अस्पताल ले जाकर कुछ देर निगरानी में रखना होगा। डॉक्टर की बातों ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। घबराने की कोई बात नहीं है। वांग आंटी की बेटी ये चिल्लाते हुए रोने लगी कि मार डाला, इसने मेरी माँ को मार डाला, और स्ट्रेचर के साथ साथ बाहर जाने लगी। जब वो मेरे पास से गुजरी तो उसने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गार्ड ने उसे रोक लिया। इतने हंगामे वाली समझौते की ये मीटिंग आखिरकार एक एम्बुलेंस के आने पर खत्म हुई। उनके जाने के बाद कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। वहाँ खड़े बाकी पड़ोसी मुझे देखने लगे। उनकी नजरों में कई भाव थे। कुछ की आंखों में हमदर्दी थी, कुछ को मजा आ रहा था और कुछ के मन में मेरे लिए थोड़ा डर भी था। मैनेजर लियू अपना पसीना पोंछते हुए मेरे पास आए। मैनेजर लियू, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है यहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा है। मैंने सीसीटीवी फुटेज समझौता कराने वाले को दे दी है। मेरी मांगे मैंने अभी बिल्कुल साफ साफ बता दी हैं। मेरे दूध के पैसों का हर्जाना दो। दूसरा, सबके सामने लिखित में माफी। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, बात को वहाँ तक मत पहुँचने दीजिए। पड़ोसियों के बीच इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच में कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है या नहीं, इसका फैसला मैं नहीं करूँगा। इसका फैसला चोरी करने वाले और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाले करेंगे। मैंने अपने कागजात और पेन ड्राइव समेटे और वहाँ से मुड़कर चल दिया। मैं इन लोगों से एक लफ्ज भी फालतू नहीं बोलना चाहता था। मेरा फैसला एकदम साफ था। ये जंग उसकी उस बेतुकी अर्जी देने के साथ ही शुरू हो गई थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब तो आर पार की लड़ाई थी। घर पहुंचकर मैंने अपना बैग सोफे पर पटक दिया। तनी हुई नसें आखिरकार शांत हुई और मुझे जबरदस्त थकान महसूस होने लगी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। हो सकता है वो लोग आगे भी ऐसे ही तमाशा करते रहें, या शायद यहीं पर हार मान ले। लेकिन जो भी हो, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया। दोपहर में मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप मिस्टर ली बोल रहे हैं? जी, मैं ही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं वांग आंटी का बेटा बोल रहा हूँ। मेरा नाम झांग वेई है। मैं अभी अभी बाहर से अपने काम से लौटा हूँ। मैंने इस पूरे मामले के बारे में सुना। मिस्टर ली, मुझे माफ कर दीजिए। सच में मैं आपसे बहुत बहुत माफी मांगता हूँ।
ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी माँ को सही गलत नहीं समझाया और आपको इतनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ, वो असल में बुरी इंसान नहीं है, बस उम्र हो गई है ना, तो थोड़ी नासमझ हो गई है। उन्हें बस छोटी मोटी चीजों का लालच आ जाता है। मिस्टर झांग, ये कोई छोटा मोटा लालच नहीं है। लगातार 6 महीने तक रोजाना सोच समझकर चोरी करना और पकड़े जाने के बाद पछतावा तो दूर की बात है, उल्टे अपने परिवार के साथ मिलकर मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। मुझसे मानसिक तनाव का हर्जाना मांगने लगे। इसे छोटा मोटा लालच नहीं कहते, इसे घटियापन कहते हैं। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। मैं उनकी भारी सांसें सुन पा रहा था। आप सही कह रहे हैं, मुझसे ही बोलने में गलती हो गई। मैं अपनी माँ और अपनी बहन की इस हरकत के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने वो वीडियो देखा जो आपने सोसाइटी में चलाया था और वो अर्जी भी देखी। मुझे उनकी इस हरकत पर बहुत शर्म आ रही है। मिस्टर ली, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आपका जितना भी नुकसान हुआ है, जिसमें दूध के पैसे भी शामिल हैं, और आपके काम के नुकसान के पैसे, हम आपको उसका 2 गुना हर्जाना देंगे। इसके अलावा मैं उनसे एक माफीनामा भी लिखवाऊंगा और उसे नीचे नोटिस बोर्ड पर लगवा दूंगा। क्या आपको ये मंजूर है? उनका लहजा बहुत सच्चा था। वो अपनी माँ और बहन से बिल्कुल ही अलग इंसान थे। मैंने थोड़ा सोचा। मेरा मकसद पैसा ऐंठना नहीं था और ना ही मैं उनकी बेइज्जती करना चाहता था। मुझे बस इंसाफ चाहिए था, एक माफी चाहिए थी। हर्जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस दूध के 1281 रुपये मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। ये उन्हें चुकाने ही होंगे, और जहाँ तक माफीनामे की बात है, वो मुझे अपनी आंखों से देखना है। ठीक है, कोई बात नहीं मिस्टर ली, आपके बड़प्पन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं अस्पताल का काम निपटा लूं, मैं खुद घर आकर आपसे माफी मांगूंगा। अरे, घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आगे की जिंदगी शांति से बिता सकूं, कोई और मुझे परेशान न करे। मैं समझता हूँ, मैं वादा करता हूँ। फोन रखने के बाद मेरे मन में अजीब सी कश्मकश थी। चीजें अब ठीक होती हुई लग रही थी। एक समझदार बेटा होना शायद आंटी वांग की जिंदगी की सबसे अच्छी किस्मत थी। अगले दिन सुबह मेरे फोन पर पैसे आने का एक मैसेज आया, 1281 रुपये, जो झांग वेई ने भेजे थे। दोपहर को मैं कूड़ा फेंकने नीचे गया तो देखा कि नोटिस बोर्ड पर एक नया A4 कागज चिपका था। वो एक माफीनामा था, प्रिंटर से निकाला हुआ। नीचे आंटी वांग के टेढ़े मेरे दस्तखत और लाल रंग के अंगूठे का निशान था। उसमें मुझे हुई परेशानी और मेरी बदनामी के लिए गहरी माफी मांगी गई थी और मुझसे माफ कर देने की गुजारिश की गई थी। मैं नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा होकर उसे बहुत देर तक देखता रहा। वहां से गुजरने वाले कई पड़ोसी उस चिट्ठी की तरफ उंगली दिखाकर बातें कर रहे थे। मैं जीत गया था। मैंने अपने तरीके से इस बेतुकी जंग को जीत लिया था। मुझे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में जरा भी खुशी नहीं थी। मुझे बस थकान महसूस हो रही थी, हड्डियों को गला देने वाली एक अजीब सी थकान। वो माफीनामा 1 हफ्ते तक नोटिस बोर्ड पर चिपका रहा। ये हमारी बिल्डिंग की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। आंटी वांग फिर कभी घर से बाहर नहीं निकली। मैंने सुना कि उनकी बेटी उन्हें अपने घर ले गई। उनके घर का वो दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। झांग वेई ने मुझे एक बार मैसेज किया था। उसने फिर से माफी मांगी और बताया कि वे लोग उस घर को बेचने वाले हैं। मैंने भी जवाब में शुभकामनाएं लिख दिया। बस सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी जिंदगी फिर से शांत हो गई थी। हर सुबह दूध वाला सही समय पर दरवाजा खटखटाता। मैं अपने हिस्से का दूध पीता। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि दूध का बक्सा खाली मिलेगा और न ही CCTV खोलकर वो बकवास फुटेज देखने की जरूरत थी। सीढ़ियों पर एकदम सन्नाटा रहता। लिफ्ट में भी अब मुझे उस इंसान का सामना नहीं करना पड़ता था जिसे देखकर मुझे चिढ़ मचती थी। मुझे वो शांति तो मिल गई थी जो मैं चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ तो बदल गया है। मैं शक्की रहने लगा था। सुबह जब सामने वाले पड़ोसी मुझसे प्यार से नमस्ते करते तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता कि कहीं इसका कोई छिपा हुआ मतलब तो नहीं है। नीचे एक नया परिवार रहने आया था। उन्होंने मुझे कुछ फल भिजवाए। मैंने मुस्कुराकर रख तो लिए, लेकिन दरवाजा बंद करते ही उन फलों को कूड़े में फेंक दिया। मुझे डर लगता था। मुझे डर था कि इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे कोई और ही रूप छिपा है। मुझे डर था कि यह भलाई और हमदर्दी बस अगली बार कोई फायदा उठाने की तैयारी है। आंटी वांग तो चली गई, लेकिन वो एक भूत की तरह मेरे दिमाग में बस गई थी।
उन्होंने मुझे इंसानी फितरत का सबसे भद्दा और सबसे घटिया रूप दिखा दिया था और पड़ोसियों के बीच के रिश्ते को लेकर मेरी जो थोड़ी बहुत अच्छी सोच बची थी वो भी खत्म कर दी थी। मैं अब इस सोसाइटी में नहीं रह सकता था। मैंने इंटरनेट पर घर खोजना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ से जाना था, किसी ऐसी जगह जो बहुत दूर हो, बिल्कुल नई हो और जहाँ कोई मुझे जानता न हो। मैंने अपने एक दोस्त को ये बात बताई। वो बहुत हैरान हुआ। अरे, तुम तो जीत गए थे ना, तुमने उस बुढ़िया को भगा ही दिया, तो अब तुम क्यों जा रहे हो? बात तो सही है, मैं जीत गया था, लेकिन ये जीत मुझे बहुत भारी पड़ी, ये साबित करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं पूरी रात जागा, सबूत इकट्ठे किए और तरकीबें सोची। एक 7 रुपये के दूध की बोतल वापस पाने के लिए मुकदमा लड़ना। मुझे खुद को एक ऐसे लड़ाके में बदलना पड़ा जो हर वक्त लड़ने को तैयार हो। मैं अब ऐसी जिंदगी और नहीं जीना चाहता। मैं हर दिन इस डर में नहीं जीना चाहता कि कहीं कोई और वांग आंटी टपक पड़े। मेरा दोस्त कुछ देर चुप रहा। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। एक कहावत है ना कि बुरे लोगों से उलझने से अच्छा है कि उनसे दूर ही रहा जाए। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे सही फैसला होता है। हाँ बिल्कुल, मैं उनसे उलझ तो नहीं सकता, लेकिन उनसे दूर जरूर जा सकता हूँ। मैंने 1 महीने का वक्त लगाकर एक नया घर ढूंढा और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जिस दिन मैं अपना सामान पैक कर रहा था, उस दिन धूप बहुत प्यारी खिली थी। मैंने एक एक करके अपना सारा सामान डिब्बों में भरा और सबसे आखिर में मेरी नजर उस कैमरे पर पड़ी जो मैंने लगाया था। मैंने उसे वहां से निकाल लिया और वापस उसी के डिब्बे में रख दिया। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं बस यही चाहता था कि नई जगह पर मुझे कभी इसकी जरूरत न पड़े। सामान ले जाने वाली गाड़ी नीचे खड़ी थी। मैंने अपना आखिरी सूटकेस बाहर निकाला। जाते जाते मैंने उस घर को पलट कर देखा जहां मैं 1 साल से भी कम वक्त तक रहा था। इस घर ने मेरी देर रात तक काम करने की थकान देखी थी, जिंदगी से मेरी उम्मीदें देखी थी और एक ऐसी लड़ाई भी देखी थी जिसने मुझे अंदर तक थका दिया था। मैंने दरवाजा बंद किया और मुड़कर लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर मैनेजर लियू खड़े थे। मुझे देखकर वो पल भर के लिए चौंक गए। ली, तुम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो क्या? हाँ, एग्रीमेंट खत्म हो गया है, मैंने झूठ बोल दिया। अरे, इतनी अचानक, क्या यहाँ मन नहीं लगा? उन्होंने बस एक औपचारिकता निभाते हुए पूछा। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। लिफ्ट नीचे जाने लगी। हम दोनों के बीच पूरी खामोशी थी। ग्राउंड फ्लोर आने तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुला। मैं अपना सूटकेस खींचते हुए बाहर निकलने लगा। ली, पीछे से अचानक मैनेजर लियू ने मुझे आवाज दी। मैं पीछे मुड़ा। वो मुझे ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उस बात के लिए मुझे माफ कर देना। मैं बस कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। फिर मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया, एक सच्ची, सुकून भरी मुस्कान। कोई बात नहीं, अब तो बात पुरानी हो गई, मैंने कहा और फिर मैं वापस मुड़ा और बिना पीछे मुड़े सीधे बाहर खिली धूप में चल पड़ा। मेरा नया घर एक एकदम नई सोसाइटी में था। वहाँ के पड़ोसी भी मेरी ही तरह युवा थे। लिफ्ट में टकरा जाने पर सब एक दूसरे को देखकर अदब से हल्का सा मुस्कुरा देते थे, लेकिन कोई भी आपकी निजी जिंदगी में बेवजह दखलंदाजी नहीं करता था। ये दूरी मुझे बहुत सुकून देती थी। मैंने घर पर दूध मंगवाना बंद कर दिया था। मैंने एक छोटा सा फ्रिज खरीद लिया था। मैं हफ्ते में 1 बार सुपरमार्केट जाता था और दही, सादा दूध, अलग अलग फ्लेवर वाली चीजों से उसे पूरा भर देता था। सुबह उठकर फ्रिज से एक पैकेट निकालता, अपनी चौड़ी सी बालकनी में खड़ा होता और दूर तक दिखती ऊंची इमारतों और खुले आसमान को निहारता। वो एहसास बहुत सुकून और आजादी भरा था। मुझे अब इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि कोई मेरा सामान चुरा लेगा। कभी कभी आधी रात को मुझे वांग आंटी की याद आ जाती थी। उनका वो मास्क लगा हुआ चेहरा, उनकी बेटी का वो कान फोड़ देने वाला चिल्लाना और वो A4 साइज का कागज जिस पर लिखा था कि मैंने उनका राशन बंद कर दिया है। वो सारे मंजर किसी डरावने सपने की तरह थे, लेकिन अब मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता, नहीं दुख होता है। मुझे बस लगता है कि वो एक सबक था, इंसानी फितरत को समझने का एक सबक, समाज के बारे में और खुद मेरे बारे में एक बहुत भारी सीख। इसने मुझे सिखाया कि आपकी अच्छाई में थोड़ी धार भी होनी चाहिए। इसने मुझे सिखाया कि हमेशा झुकने से कभी शांति नहीं मिलती। इसने मुझे ये भी सिखाया कि जब किसी माहौल में आपका दम घुटने लगे तो हिम्मत करके वहाँ से निकल जाना ही खुद की सबसे अच्छी हिफाजत है। एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। वो हमारी पुरानी सोसाइटी के ग्रुप का था।
जहाँ कोई पड़ोस वाले घर के बारे में बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि वहाँ जो नया किराएदार आया है उसने एक बहुत बड़ा कुत्ता पाला है जो रोज सुबह 5 बजे ही बाहर जाने के लिए मचलता है। सीढ़ियों के पास जोर जोर से भौंकता है, इतना शोर मचाता है कि पूरी बिल्डिंग ठीक से सो नहीं पाती। वो नया लड़का बड़ा झगड़ालू है, जो भी उसे कुछ कहने जाता है वो उसी से भिड़ जाता है। मैनेजमेंट वालों के समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ। ग्रुप में हर कोई बस अपना रोना रो रहा था। किसी ने कहा, मुझे तो पहले वाले ली साहब की बहुत याद आती है जो वहाँ रहते थे। कितने शांत और कितने भले इंसान थे ना वो। और नीचे ढेर सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैंने वो सारी बातें पढ़ी, हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपना फोन बंद कर दिया। बाहर बहुत प्यारी सी धूप खिली थी। मैंने अपने योगर्ट का आखिरी घूंट पिया, अपनी जगह से उठा और पास वाले पार्क में टहलने के लिए निकल पड़ा। नीचे पेड़ों पर प्यारे प्यारे फूल खिल आए थे। मेरा मन किया कि उन्हें जाकर देखूं। अब मेरी जिंदगी का भी एक नया पन्ना शुरू होने का वक्त आ गया था।